अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर डेडलाइंस की एंट्री चल रही है। एक डेडलाइन इमरान खान साहब ने दे रखी है 13 दिसंबर की और एक डेडलाइन दे रखी है मौलाना फजल रहमान ने 8 दिसंबर की। अब कम से कम अब ये कह सकते हैं कि दोनों जमातें जो है डेडलाइन के मामले पर एक पेज पर नज़र आ रही हैं। और ये डेडलाइन क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो इसलिए हुकूमत के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। और जो इमरान खान साहब की डेडलाइन है बेसिकली वो बामानी मुज़ाकरात के लिए और 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए, क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की जो डेडलाइन है वो मदारस के हवाले से एक बिल था जो कि आप कह लें कि दोनों तरफ इत्तेफाक से मंजूर हुआ और उसके बाद अब जाके वो जब सदर साहब के दस्तखत होने थे तो वहाँ पर अटक गए। अब जब वो दस्तखत नहीं हुए तो मौलाना फजल रहमान इस पर बड़ा माइंड किया और वो नाराज़ भी हो और उन्होंने डेडलाइन दे रखी कि अगर ये नहीं किया जाता तो उसके बाद वो भी सड़कों पर आएंगे। अब ये मामला तो एक तरफ है, ठीक है, कल वज़ीर आज़म साहब ने उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी किया और उनको एतमाद में लेने की कोशिश भी की। अब कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि मौलाना फजल रहमान हो सकता है कि मान जाएँ, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तरफ ना जाएँ, लेकिन ये मामला एक तरफ जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की जा रही हैं। फैसल वाडा ने उनसे मुलाकात की, फिर राना सनाउल्लाह का जाना और फिर बिलावल जरदारी साहब का जाना, तो ये मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि ये कुछ और प्लान चल रहा है। अब प्लान क्या चल रहा है कि बेसिकली कहीं ना कहीं लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को माइनस करके बिलावल जरदारी साहब को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा बच्चा बनाकर दिखाया जा रहा है और जिस तरह की सूरत लग रही है फैसल वाडा की गुफ्तगू से ये लगता है कि वो कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, एक ऐसी हुकूमत के जिससे कम से कम को आवाम का एतमाद हासिल किया जा सके। और दूसरी बात ये है, देखें ना, हाइब्रिड मॉडल होता है। एक हुकूमत जब लाई गई थी तो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये होती है कि गालियाँ हुकूमत खाए, क्योंकि वो उनको लाने का मकसद ही ये होता है। तो नून लीग ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक बयानिया बनाने में नाकाम रही है। फिर नून लीग क्या है कि जितने सारे मामला आते हैं उसके बावजूद आप देखें तो तनकीद तो ज़्यादा ताकतवर हलकों पर ही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि जब इनको लाकर भी तनकीद हम पर ही होनी है तो इनको लाने का हमें फ़ायदा क्या, तो इसलिए वो भी को बीच का रास्ता चाहते हैं। लेकिन उसमें एक ये देखना कि नून लीग को अगर माइनस किया जाता है तो क्या बिलावल साहब आ सकते हैं। फिर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान को साथ मिलाने की, तो ऐसा तो मुझे उतना मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन देखना यह है कि अब जो खान साहब की कॉल है बेसिकली जो उन्होंने खुद ऐलान किया इसका और ये ट्वीट के ज़रिए किया गया। बेसिकली तो ये उमर अयूब साहब को मैसेज दिया गया था और उनको कहा गया था कि आप जाकर बाहर इसका ऐलान करें, लेकिन हुआ क्या कि उमर अयूब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो उसके बाद क्या है कि फिर ये ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया गया और वो ऐलान किया गया कि अगर ये कॉल हम दे रहे हैं और अगर ये हमारे मुतालबात जो उन्होंने मुतालबात अपने रखे हैं अगर ये नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अब ये जो खान साहब की कॉल है बेसिकली तो देखा जाए तो ये उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया और जब हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का तो जो तासुर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो भी ऐलान किया जाएगा हम उसकी तरफ जाएंगे। और आवाम के अंदर यही चीज़ पाई जा रही है कि अगर सिविल नाफरमानी का ऐलान भी होता है, ठीक है, ये अगर आप देखें तो खान साहब ने एक दफ़ा पहले भी सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था लेकिन वो तहरीक उतनी कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन अब सूरत बड़ी मुख्तलिफ है और अब आवाम के अंदर जिस तरह शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, या फिर एक आप इसका ये भी वजह समझ सकते हैं जिस तरह हुकूमत डंडे के ज़ोर पर सब कुछ करवाना चाहती है तो हुकूमत के अंदर एक शदीद गम और गुस्सा है। तो इसलिए अगर अब ऐसी को कॉल दी गई तो हुकूमत का उस पर जो है आवाम का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ हो सकता है। अब देखा जाए तो इमरान खान की जो ट्वीट है जो उन्होंने ट्वीट की है उस पर जो PTI की लीडरशिप है उनका खासा रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया। अगर यही बात की जाए, आप शेख वकास अकरम की बात करें, ट्विटर पर बड़े एक्टिव होते हैं, बल्कि PTI की सारी लीडरशिप ही बड़ी एक्टिव होती है और मुख्तलिफ उनके ट्वीट सामने आ रहे होते हैं। लेकिन मैं उनका जब अकाउंट देख रहा था तो शेख वकास अकरम साहब ने जो खान साहब का ये ट्वीट था इसको रीट्वीट नहीं किया हुआ था, ना ही इस पर कोई उनकी बात थी। और फिर सिर्फ शेख वकास अकरम ही नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब का जब मैंने ट्विटर कह लें विज़िट किया तो वहाँ पर भी ऐसा ही था कि उनको रीट्वीट किया गया ना ही इस पर कोई बात की गई। और सिर्फ वही नहीं, फिर अहमद अज़हर की बात करें या अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की बात कर लें, ठीक है, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर तो जेल के अंदर हैं, लेकिन अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब से भी कोई लीडरशिप ने ख़ास उस पर बात भी नहीं की, उसको रीट्वीट भी नहीं किया। तो अब इसकी क्या वजह है? अब देखें ना कि जिन लोगों के नाम जिसके नाम की वजह से सब आपके पास कह लें कि इलेक्शंस की भी अगर बात हो रही है, जिसके नाम की वजह से ये आप हैं या जिसके नाम की वजह से आपको वोट मिलता है या आपको ओहदे मिले हुए हैं, जब अगर उसकी बात से ये आपका इतना एक गैप होगा तो क्या ये चीज़ें आवाम नहीं देख रही? आवाम ये सब कुछ देख रही है। और PTI की लीडरशिप एक और वजह भी है कि PTI की लीडरशिप जो बात खुद नहीं कर सकती है शायद वो इमरान खान के हैंडल से की जाती है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये कौन हैंडल कर रहा है पे इसके ट्विटर अकाउंट को इमरान खान के को,
तो कहा जाता है जी कि ये एक्सेस तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो बाहर से हैंडल किया जा रहा है। और पहले भी ये चीज़ें हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरह फ़िल्टर करके चीज़ें बताई, तब भी उन पर बहुत तनकीद की गई। और जब आप इमरान खान के मौक़िफ़ को कम से कम आवाम के सामने नहीं रख सकते, तो आप उस पर अमल क्या करेंगे? अमल करना तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए तो उनका मौक़िफ़ आवाम के सामने रखना ही बड़ा मुश्किल है। इमरान खान एग्रेसिव इसलिए कि अगर इमरान खान खामोश बैठ जाएंगे और इमरान खान अगर कुछ नहीं करेंगे, तो जितने ज़्यादा उन पर केसेस हैं, ये तो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो सालों दरकार हैं, जितने ज़्यादा उन पर केसेस कर दिए गए हैं, वो तो मैं आगे चल के आपको डिटेल बताता हूँ कि इमरान खान पर अब केसेस हैं एक्चुअली कितने। कल वजारत दाखिला की जानिब से ये भी आप एक फ़िगर कह लें कि बताया गया है कि खान साहब पर केसेस कितने हैं, तो उनकी डिटेल भी मैं बताता हूँ। लेकिन खान साहब इसलिए प्रेशर बना रहे हैं, या तो देखें ना कि आप प्रेशर बना के कोई मुज़ाकरात करके आप ये बाहर आ सकते हैं, या फिर क्या है कि आप मुज़ाकरात कर लें। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या प्रेशर या मुज़ाकरात। तो इसलिए खान साहब खामोश नहीं बैठ सकते, वो इसलिए अग्रेसिव है और उनको पता है। अब जो कल रिपोर्ट पेश की गई है वजारत दाखिला की जानिब से, उसमें जो फिगर बताया गया खान साहब पर 188 केसेस हैं, और पंजाब में आप कह लें कि 99 केसेस है, तकरीबन खान साहब सेंचुरी करने के करीब हैं। और सिर्फ ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 188 हैं, पंजाब में आप कह लें 99 हैं, और इस्लामाबाद की हदूद में उन पर 76 केसेस किए गए। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद का ऐसा कोई थाना होगा जिसमें खान साहब पर कोई केस नहीं किया गया होगा, और 7 केसेस उन पर FIA में हैं, और उनके हवाले से भी जो है वो चल रही हैं चीज़ें। अब खान साहब पर इतने ज़्यादा केसेस बना दिए गए हैं कि आप कह लेंगे, वही मैं बात कर रहा था कि इनको तो ख़त्म होते होते बहुत सालों लग जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं खान साहब जो है अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, वो प्रेशर बनाना चाहते हैं, ताकि या तो प्रेशर से या मुज़ाकरात से ये केसेस ख़त्म हो सकते हैं। और एक मैं आपको ये जिस तरह बता रहा हूँ ना कि PTI पर मुश्किलात हैं। अब कुछ दिन पहले ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था PTI के कुछ लोगों ने, और ये PTI के एक बड़े आप कह लें सीनियर रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई। उन्होंने बताया कि अगर वो, क्योंकि इंटरनेशनल जब कॉन्फ्रेंस होती है कोई भी तो नुमाइंदगी होती है, असेंबली से कुछ PTI के लोगों ने भी जाना था। अपोजिशन से हुकूमत की जानिब से कहा गया जी कि आप 6 या 8 नामों की लिस्ट दें हमें जिन लोगों ने बाहर जाना। तो जब PTI के अंदर ये बात हुई, तो जिससे भी पूछा जाए वो कहे जी कि मेरा नाम तो ECL में, या मैं किसी केस में मेरा नाम है, तो वो उनको ऐसा बंदा ही नहीं मिल रहा था कि जिसका नाम ECL में ना हो, जिसको वो भेज सके। तो ठीक है, वो आप कह लें बैरिस्टर गौहर या कुछ हैं जिन पर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर अक्सरियत PTI के लीडर्स की देखी जाए, जो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, तो उनके नाम या तो ECL में या उन पर केसेस हैं। तो अब PTI ऐसी सूरत हाल से दो चार है। अब थोड़ा सा GHQ हमला केस के हवाले से बात करते हैं। अब GHQ हमला केस में क्योंकि खान साहब के सारे पुराने आप कह लें साथी, उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, और वो वहाँ पर मिले भी। एक तो ये कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। फ़र्द जुर्म के बाद ये होता है कि केस की थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो तेज़ी से फिर कह लें कि आप वो ट्रायल चलता है। लेकिन यह है कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाना मतलब ये है कि उन पर एक जुर्म आयद कर दिया जाता है, फिर आगे उसका जो भी ट्रायल चलेगा उसमें चीज़ें सामने आएंगी। तो एक तरह से तो ये उनके लिए, सबके लिए दुख की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी लोग मिलके आए खान साहब से, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुआ, वो इस बात को भूल चुके थे। उनको इस बात की खुशी थी कि वो इमरान खान से मिले, और इमरान खान साहब इन लोगों से मिले जिस तरह से जो सूरत रिपोर्टर्स ने या हमें जो वकला के ज़रिए हमारे सामने आई। एक तो शेख रशीद से उनकी मुलाकात हुई, शेख रशीद से वो गले भी मिले, और वो शेख रशीद से बिल्कुल नाराज़ नहीं थे। फिर उस्मान डार से, उस्मान डार तो जब उनके साथ गले मिले तो बड़े जज्बाती हो गए। वो काफ़ी देर, मतलब जैसे गले लगाया उन्होंने तो वैसे ही खड़े रहे, उनको आवाज़ देकर बुलाना पड़ा। और उनके हवाले से भी खान साहब ने बताया कि मुझे बिल्कुल पता है कि आपकी फ़ैमिली किस मुश्किलात से गुजरी है, या जो कुछ आपके साथ किया गया, मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। और खान साहब तकरीबन जो बाहर के मामलात हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं, वो तकरीबन हर मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं और सारी चीज़ें उनके सामने हैं। अब ये जो लोग जब उनसे मिलकर आए तो इन पर फ़र्द जुर्म आयद होना तो एक तरफ, लेकिन ये खुशी में थे और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दे रहे थे और बता रहे थे कि खान साहब से उनकी मुलाकात कैसी रही। अच्छा, अब APC के इजलास का तो PTI ने बाइकआउट किया था। PTI ने 13 दिसंबर को बेसिकली पेशावर के अंदर आप कह लें कि यौम सो के हवाले से पेशावर में बड़ा इज्तिमा करने जा रही है। अब उसमें PTI ने फैसला किया था कि वो जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनको भी इन्वाइट करेंगे। अब इस हवाले से वो अपोजिशन जमातों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर वो गवर्नर साहब को बुलाएंगे तो गवर्नर साहब जाएंगे या नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर साहब जाएंगे, क्योंकि एक तो ये बात है कि PTI का जो मौक़िफ़ है इस पर वो बहुत अलग है, PP का मौक़िफ़ इस पर बहुत अलग है, और जिस तरह से इन्होंने बाइकआउट किया है तो जो मुझे सूरत लग रही है कि हो सकता है कि गवर्नर साहब इसमें ना जाएँ, ये मुमकिन लग रहा है मुझे। लेकिन ये सूरत हाल है, देखना होगा। अब जब PTI अब जाती है 13 को, तो क्या वो गवर्नर साहब उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। और जो आखिरी खबर है आज की, वो कौमी असम्बली के हवाले से। अब जो कौमी असम्बली का इजलास है, आप कह लें कि वो 10 दिसंबर को बुला लिया गया है, और उसमें अब कोशिश इनकी क्या होगी कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से ये कुछ इक़दाम करना चाहते हैं। अब कुछ नए बिल पेश किए जाएंगे, क्योंकि जो पहले कानून है उससे तो इनका जी नहीं भरा, तो इन्होंने कहा कि अब इसमें मज़ीद कानून बनाया जाए। तो फेक न्यूज़ के हवाले से अब ये करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है, क्योंकि
देखें ना कि अगर ये हुकूमत तो फेक न्यूज़ फैलाए तो इन पर तो कोई कदगन नहीं है, ये कर सकते हैं। और इनकी आप डेली देखें तो फेक न्यूज़ कोई ना कोई सामने आती है और इनका प्रोपेगेंडा सामने आता है, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई भी और फेक न्यूज़ ना फैलाए। और फेक न्यूज़ इन्होंने बेसिकली नाम किसको दिया जो उनकी मर्ज़ी की न्यूज़ ना हो, इनके नज़दीक वो फेक न्यूज़ है, या हुकूमत पर तनकीद की जाए तो वो फेक न्यूज़ है। अब 10 दिसंबर को अब इन्होंने कह लें इजलास बुलाया है, उसमें ये बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन अपोजिशन इसमें बड़ा शोर शराबा करेगी, क्योंकि खान साहब की जानिब से उनको कहा गया था कि जब भी इजलास हो तो आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। बहरहाल ये भी देखेंगे 10 को क्या कुछ होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।